नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज के इस वीडियो में हम 26 मई 2022 को एसएससी सीएचएसएल का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके तीनों शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वह आपको टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी या kvguruji.in के ऊपर मिल जाएगी। तो वहां से आप इसके पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो की हम लोग शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि 29 मई को दिन में 12 बजे अनअकैडमी के ऐप के ऊपर एक लाइव स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है, जिस टेस्ट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगी। तो आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करिए और KB10 कोड का यूज करके उसमें इनरोल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 50 मिनट में टोटल 40 प्रश्न हल करने होंगे। ये सारे प्रश्न आपके इंग्लिश, मैथ, जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग के सेक्शन से होंगे। और अगर आपकी यहाँ पर टॉप रैंक आती है तो आप अनअकैडमी की तरफ से फ्री में एसएससी का कोर्स या फिर एसएससी के जो कोर्स हैं उनके ऊपर भारी डिस्काउंट जीत सकते हैं। तो रियल टाइम ऑल इंडिया रैंक आपको देखने को मिलेगी। इस टेस्ट के दौरान आप अपने लाइव स्कोर को भी देख सकते हैं और जो भी आपके प्रश्न हैं वो सारे सीएचएसएल के पैटर्न पर हैं, तो उसे भी आप लोग यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, तो अगर आपके कोई डाउट, कोई सवाल होते हैं तो आप इस नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अनअकैडमी के किसी कोर्स के बारे में जानकारी चाहिए या फिर किसी कोर्स पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो उसके लिए भी आप लोग इस नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो पहले हम लोग करंट अफेयर के जो आपके प्रश्न पूछे गए उन सारे प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो पहला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2021 में जो पहला विश्व टेस्ट चैंपियनशिप भारत और न्यूजीलैंड के बीच में खेला गया था वह आपके कहां पर खेला गया था। तो ध्यान रखिएगा, इंग्लैंड देश में आपको साउथहैम्पटन नाम का शहर मिलेगा और यहां पर रोज बाउल नाम का एक स्थान है जहां पर यह टूर्नामेंट हमारा खेला गया था। आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो टीमें हैं वो आपकी भारत और न्यूजीलैंड के थीं और न्यूजीलैंड की टीम ने भारत को 8 विकेट से इस टूर्नामेंट में हराया था। अगला प्रश्न पूछ लिया गया कि 2017 में जो आपका 27वां सरस्वती पुरस्कार है इससे किसको सम्मानित किया गया। तो आपको पता होगा कि अभी इस साल 31वां सरस्वती सम्मान दिया गया है। यहां पर आपसे 27वें के बारे में पूछा गया था। तो 27वां पुरस्कार आपके सितांशु एस चंद्र को मिला था। किसे? सितांशु एस चंद्र को यह पुरस्कार दिया गया था जो कि हमारे गुजराती भाषा के राइटर थे। 2018 में ये जो पुरस्कार है वो तेलुगु भाषा के राइटर के शिवा रेड्डी को मिला था। 2019 की बात करें तो सिंधी भाषा के जो हमारे राइटर हैं वासुदेव मोही जिनका नाम है, इनकी रचना चेकबुक के लिए इनको मिला था। 2020 की बात करें तो शरण कुमार लिम्बाले जो कि मराठी भाषा के राइटर हैं, इनको सनातन नाम के रचना के लिए मिला था। और 2021 के लिए ये जो पुरस्कार है वो प्रोफेसर रामदरस मिश्रा को मिला है हिंदी भाषा में और इनकी रचना है मैं तो यहाँ हूँ। तो ये सारी चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि टोक्यो ओलंपिक में भारत की तरफ से बैडमिंटन में कांस्य पदक किसने जीता। तो ध्यान रखिएगा, बैडमिंटन की अगर हम लोग बात करते हैं तो पीवी सिंधु ने यहाँ पर कांस्य पदक जीता है। पीवी सिंधु के बारे में आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये भारत की एकमात्र महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने आपके ओलंपिक खेलों में 2 पदक जीता है। टोक्यो ओलंपिक जो कि 2020 में हुआ था, इसमें भारत ने टोटल 7 मेडल जीते थे, जिसमें से 1 गोल्ड मेडल था, 2 हमारा सिल्वर मेडल था और 4 हमने यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। अगला प्रश्न पूछा गया कि 2020 में जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट है उसके अनुसार हमारे कौन से राज्य में बच्चों और महिलाओं के खिलाफ सबसे ज़्यादा मामले दर्ज हुए। तो ध्यान रखिएगा, ये राज्य आपका उत्तर प्रदेश है जहां पर बच्चों और महिलाओं के खिलाफ सबसे ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज हुए थे। अगला प्रश्न पूछा गया कि पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन कब लॉन्च किया था। तो ये सेम प्रश्न अभी सीजीएल में भी आया था और ये जो हमारा मिशन है इसको मोदी जी ने 15 अगस्त 2021 को लाल किले से अपने भाषण के दौरान घोषित किया था। तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन 15 अगस्त 2021 को लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि 2026 में जो हमारा पुरुष फीफा विश्व कप है इसका आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि 2018 में लास्ट टाइम जो हमारा वर्ल्ड कप है वो आपके रसिया में हुआ था जिसको फ्रांस ने जीता था।
2022 में ये जो हमारा वर्ल्ड कप है ये आपके कतर की राजधानी दोहा में होगा। और 2026 की बात करें तो ये जो हमारा फीफा पुरुष विश्व कप है इसका आयोजन 3 देशों में किया जाएगा, जिनमें से एक देश अमेरिका है, दूसरा देश कनाडा है और तीसरे देश का नाम है मैक्सिको। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। फिर एक प्रश्न पूछा गया था कि जो हमारी मैराथन दौड़ होती है इसमें एक धावक के द्वारा कितने किलोमीटर की दूरी तय की जाती है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं किलोमीटर में, तो जो हमारा धावक होता है वो 42.195 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अगर इसको हम लोग माइल में चेंज करें तो 26 मील 385 गज की दूरी धावक के द्वारा एक मैराथन दौड़ में पूरी की जाती है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि 2021 में जो दक्षिणी पूर्वी एशियन गेम्स हैं इसका आयोजन कहां पर होगा। तो 2023 की बात करें इसका आयोजन कंबोडिया देश में किया जाएगा। प्रत्येक 2 सालों पर इसका आयोजन होता है। 2021 में इसका जो आयोजन है वो आपके वियतनाम देश में हुआ था। अगर आपसे एशियाई खेलों के बारे में पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है कि 2022 में जो हमारा एशियाई खेल है वो आपके चाइना के हांगझोउ शहर में होने वाला था, लेकिन कोविड के कारण अब वो 2023 में आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि हरविंदर सिंह किस खेल से संबंधित हैं। तो हरविंदर सिंह की बात करें ये हमारे तीरंदाजी के खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक एडवेंचर यानी कि साहसिक खेल है। तो साहसिक खेलों की बात करते हैं तो कई सारे हमारे साहसिक खेल हैं, जैसे कि अगर हम लोग जमीन के स्तर पर बात करें तो माउंटेनियरिंग हो गया, ट्रैकिंग है, रॉक क्लाइंबिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, स्नो स्कीइंग या फिर माउंट बाइकिंग। अगर हम लोग एयर बेस्ड की बात करें यानी कि जो आपके हवा में किए जाते हैं तो आपका पैराग्लाइडिंग है, पैरासेलिंग है, स्काई डाइविंग है या फिर पैराशूटिंग है। ये सारे हमारे होते हैं हवा आधारित। इसी प्रकार से पानी में अगर हम लोग बात करें तो राफ्टिंग हो गया, कायाकिंग है, कैनोइंग है, उसके अलावा सेलिंग हो गया। तो ये सारे हमारे पानी में आधारित एडवेंचर स्पोर्ट हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि हमारे भारत का जो संविधान है इसमें आपको कितने प्रकार के रिट मिलेंगे। तो अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास में जा सकते हैं। हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास में ये पावर है कि वो रिट जारी कर सकता है और टोटल 5 प्रकार के रिट जारी किए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास में ये पावर हमारे अनुच्छेद 32 के अंतर्गत है और हाई कोर्ट की बात करें तो इसके पास में ये पावर आर्टिकल 226 के अंतर्गत दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन सा है। तो सबसे पुराना जो हमारा हाई कोर्ट है वो कोलकाता हाई कोर्ट है, आपको ध्यान रखना है। 1862 में ये स्थापित किया गया था। हमारे देश में वर्तमान में टोटल आपको 25 हाई कोर्ट देखने को मिलेंगे और सबसे नवीनतम हाई कोर्ट आपके आंध्र प्रदेश का है जिसका नाम अमरावती हाई कोर्ट है। अगला प्रश्न पूछा गया कि कर्नाटक की जो विधानसभा है इसमें आपको कितनी सीट देखने को मिलेगी। तो कर्नाटक की विधानसभा में आपको टोटल 224 सीट देखने को मिलेगी। कर्नाटक की बात करें तो राजधानी इसकी बेंगलुरु में है, आपको पता ही होगा। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई हैं। राज्यपाल आपके पूर्व केंद्रीय मंत्री थावर चंद गहलोत हैं। लोकसभा में यहाँ से 28 सीट हैं, यहाँ की राज्यसभा में 12 है, विधानसभा में 224 और विधान परिषद भी है जिसमें आपको 75 सीट मिलेगी। अगला प्रश्न पूछा गया कि जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। तो ये प्रश्न आपका रिपीट हुआ है। जाकिर हुसैन की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हमारे तबला वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। इसके अलावा अगर हम लोग अपने देश के और तबला वादकों की बात करें तो त्रिलोक गुर्तू हैं, तलवीन सिंह हैं, आनंदो चटर्जी हैं, रिम्पा शिवा हैं, तन्मय बोस हैं, स्वप्नम चौधरी हैं, विक्रम घोष हैं। ये सारे हमारे देश के प्रसिद्ध तबला वादक हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि पंडित शंभू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो मैंने आपको बताया था शंभू महाराज हों, हमारे लच्छू महाराज हों या बिरजू महाराज हों, सारे आपके उत्तर प्रदेश के लखनऊ घराने से संबंधित हैं और ये आपके कथक के डांसर हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारतीय शास्त्रीय संगीत का जो इंदौर घराना है इसके संस्थापक कौन हैं। तो ध्यान रखिएगा जो हमारा इंदौर घराना है उस्ताद आमिर खान इसके संस्थापक हैं। कौन है? उस्ताद आमिर खान इस घराने के संस्थापक हैं। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि पंडित अमरनाथ, श्रीकांत बाकरे, हमारे जो गोकुलोत सावजी महाराज हैं, अजीत सिंह पेंटल हैं, महेंद्र टोक हैं,
ये सिंह बंधु हैं, ये सारे हमारे इसी इंदौर घराने से संबंधित संगीतकार हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि जतिन गोस्वामी को 2008 में किस नृत्य में योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। तो जतिन गोस्वामी की बात करें, ये हमारे सतरिया डांस के लिए फेमस हैं। सतरिया के बारे में आपको पता होगा कि ये हमारे असम का क्लासिकल डांस है और इसी डांस में योगदान के लिए जतिन गोस्वामी को 2008 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि सबसे पहले कौन से डांस को शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दिया गया था। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं तो जो हमारा भरतनाट्यम डांस है, इसको मान्यता दी गई थी भारत के पहले डांस के रूप में। आपको ध्यान रखना है कि भरत मुनि के द्वारा जो नाट्य शास्त्र नाम की पुस्तक लिखी गई है, उसी पुस्तक में आपको हमारे क्लासिकल डांस का स्रोत देखने को मिलेगा और सबसे पुराना जो हमारे देश का डांस है वो आपका यही भरतनाट्यम है। अगला प्रश्न पूछा गया कि तीजन बाई किस क्षेत्रीय प्रदर्शनी कला से संबंधित हैं। तो आपने पंदावनी का नाम सुना होगा, जो कि छत्तीसगढ़ का एक परफॉर्मिंग आर्ट है, उसी से संबंधित है तीजन बाई। तो पंदावनी यहां पर हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न पूछा गया कि सोनल मानसिंह का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो सोनल मानसिंह की बात करें, ये हमारे दो डांस रिलेटेड है, एक तो आपका भरतनाट्यम है, दूसरा आपका है उड़ीसी। तो इन दोनों से सोनल मानसिंह का संबंध है। अगला प्रश्न फिर पूछा गया कि पंडित रविशंकर कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। तो पंडित रविशंकर की बात करें तो ये हमारे प्रसिद्ध सितार वादक हैं। सितार वादकों की बात करें तो अनुष्का शंकर, विलायत खान, निखिल बनर्जी, अन्नपूर्णा देवी, प्रेम जोशुआ, शाहिद परवेज खान, ये सारे हमारे देश के प्रसिद्ध सितार वादक हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि स्लम डॉग मिलेनियर नाम की जो फिल्म आई थी 2008 में, जिसके निर्देशक डैनी बॉयल थे, इसने कुल कितने ग्रैमी अवार्ड जीते थे। तो ध्यान रखिएगा, इस मूवी में संगीत दिया था हमारे AR रहमान साहब ने और यहाँ पर AR रहमान साहब ने 2 ग्रैमी पुरस्कार जीता था। तो ध्यान रखिएगा, स्लम डॉग मिलेनियर ने यहाँ पर 2 ग्रैमी पुरस्कार जीते थे। आपको ये भी ध्यान रखना है कि स्लम डॉग मिलेनियर हमारे भारत की एक ऐसी मूवी है जिसने सबसे ज़्यादा ऑस्कर पुरस्कार भी जीते हैं। 2009 में जो आपके ऑस्कर पुरस्कार हुए थे, उसमें इसने टोटल 8 ऑस्कर पुरस्कार जीते थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और AR रहमान साहब हमारे भारत के एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 2 ऑस्कर पुरस्कार जीता हुआ है, ये भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया कि इनमें से किस कवि को गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। तो गुरुदेव के नाम से हमारे राष्ट्रगान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर जी को जाना जाता है। आपको ध्यान रखना है कि गुरुदेव नाम का जो टाइटल है, ये इनको हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी ने दिया था और गांधी जी को जो महात्मा का टाइटल है वो आपके गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं। तो ध्यान रखिएगा, मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई हैं, जैसे कि गोदान, गबन, निर्मला, कफन, सेवा सदन, मानसरोवर, रंगभूमि, 2 बैलों की कथा, ईदगाह, शतरंज के खिलाड़ी, नमक का दरोगा, पूस की रात, कर्मभूमि, बाजार ए हुस्न, निर्मला। तो ये सारे हमारे मुंशी प्रेमचंद जी की प्रमुख पुस्तकें हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि मृत्युंजय द डेथ कंकोरर, ये जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है। तो आपने महामृत्युंजय मंत्र के बारे में सुना होगा, जो कि हमारे भगवान शिव के लिए एक मंत्र है और हिंदू धर्म में उसका काफ़ी ज़्यादा महत्व भी है। तो उसी के ऊपर एक किताब लिखी थी मृत्युंजय द डेथ कंकोरर, और ये किताब आपकी 2014 में प्रकाशित हुई थी। इसके राइटर कौन है। तो शिवाजी सावंत इसके राइटर हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि अनब्रेकेबल नाम की जो पुस्तक है ये किस खिलाड़ी की आत्मकथा है। तो अनब्रेकेबल पुस्तक की बात करते हैं, हमारी जो मणिपुर की बॉक्सर हैं मैरी कॉम, इन्हीं की आत्मकथा है अनब्रेकेबल। अगला प्रश्न पूछा गया कि 281 एंड बियॉन्ड नामक जो पुस्तक है ये किसकी आत्मकथा है। तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 281 रनों की पारी खेली थी वेरी वेरी स्पेशल लक्ष्मण ने, और उन्हीं की ये आत्मकथा है 281 एंड बियॉन्ड। तो VVS लक्ष्मण की ये आत्मकथा है। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि स्ट्रेट फ्रॉम हार्ट नामक जो पुस्तक है ये किसकी आत्मकथा है। तो 1983 में हमको पहला क्रिकेट विश्व कप दिलाने वाले कप्तान यानी कि जो हमारे कपिल देव साहब हैं, उन्हीं की आत्मकथा है स्ट्रेट फ्रॉम हार्ट। इनकी एक पुस्तक और पूछी जाती है जिसका नाम है क्रिकेट माई स्टाइल। तो ये पुस्तक भी आपको ध्यान रखनी है
और मैं कोशिश करूंगा कि कल से परसों तक आपको एक वीडियो दे दी जाए जिसमें आपको इन सारे प्रमुख खिलाड़ियों की बायोग्राफी यानी कि जो इनकी ऑटोबायोग्राफी है उनके बारे में पता चल जाए। अगला प्रश्न पूछा गया कि मानव शरीर में अमीबा के आकार की संरचना किसकी होती है? तो जो हमारे व्हाइट ब्लड सेल होते हैं जो कि आपके ब्लड के हिस्से हैं, इसकी संरचना बिल्कुल अमीबा के आकार में होती है, तो WBC हो जाएगा करेक्ट। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि GE हमारे किस तत्व का प्रतीक है? तो ध्यान रखिएगा GE की बात करते हैं तो ये आपके जर्मेनियम एलिमेंट का प्रतीक है। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि किस तत्व ने मेंडलीव की आवर्त सारणी में एका एल्यूमिनियम का स्थान लिया था? तो ध्यान रखिएगा इसका नाम है गैलियम। तो 1872 में जब आपके मेंडलीव ने आवर्त सारणी बनाई थी तो उस समय इनके पास में टोटल 63 एलिमेंट थे और बाकी जो एलिमेंट थे उनके लिए इन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल में स्थान छोड़ दिया था। तो उस समय इका बोरॉन नाम का जो इन्होंने तत्व रखा था वो बाद में स्कैंडियम बन जाता है। इका एल्यूमिनियम नाम का जो इनका एलिमेंट था वो आगे चल के गैलियम बनता है और एक हमारा इका सिलिकॉन था जो कि आगे चल के बनता है जर्मेनियम। तो ध्यान रखिएगा ये सारे स्थान मेंडलीव के द्वारा छोड़े गए थे। अगला प्रश्न पूछा गया कि टंगस्टन की विशिष्ट ऊष्मा क्या है? आपको पता होना चाहिए कि टंगस्टन वह धातु है जिसका हम लोग उपयोग बल्ब में करते हैं क्योंकि इसका गलनांक पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होता है और इसकी अगर हम लोग विशिष्ट ऊष्मा की बात करें तो ये आपका 0.124 जूल पर केल्विन पर किलोग्राम है। अगला प्रश्न पूछा गया कि आलू का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आलू का वैज्ञानिक नाम है सोलानम ट्यूबरसम। क्या नाम है? सोलानम ट्यूबरसम, ये आलू का वैज्ञानिक नाम है। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि किस वैज्ञानिक के द्वारा ट्रायड का नियम दिया गया था? तो ट्रायड का जो नियम है ये दिया गया था डोबेराइनर महोदय के द्वारा। आपको ध्यान रखना है डोबेराइनर हमारे वही साइंटिस्ट हैं जिन्होंने प्लेटिनम का सबसे पहले उपयोग एज ए कैटालिस्ट किया था और इन्हीं के द्वारा ट्रायड का रोल दिया गया था। तो इनका जो ये त्रिक का सिद्धांत है ये 1829 में आया था। इन्होंने अपने सिद्धांत में यही बताया था कि ये जो हमारे 3 तत्व होते हैं अगर हम लोग इन 2 तत्वों के परमाणु भार को ऐड करके उसे 2 से डिवाइड करते हैं तो बीच वाले एलिमेंट का परमाणु भार आता है और इस प्रकार से तत्वों को इन्होंने 3-3 के समूह में रखा था, इसीलिए इसको डोबेराइनर का त्रिक सिद्धांत कहा जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि इनमें से कौन सा पठार है जो कि पूर्व में पूर्वी घाट, पश्चिम में पश्चिमी घाट और उत्तर में सतपुड़ा की पहाड़ियों से घिरा हुआ है? तो इसका नाम है दक्कन का पठार, जिसे आप लोग दक्कन प्लेट्यू या दक्कन ट्रैप भी कहते हैं। ये आपके पूर्व में पूर्वी घाट, पश्चिम में पश्चिमी घाट और उत्तर में सतपुड़ा की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि पीर पंजाल रेलवे सुरंग किस राज्य में है? तो हमारे भारत का ये सबसे लंबा सुरंग है अगर हम लोग रोड और रेलवे दोनों की बात करते हैं और ये टनल आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा। जम्मू से बनिहाल को जोड़ने वाला जो लाइन है उसी के ऊपर इस टनल का निर्माण किया गया है और इसकी टोटल लंबाई है 11.21 किलोमीटर। अगर हम अपने देश के सबसे लंबे रोड टनल की बात करते हैं तो उसका नाम है चेनानी नासरी सुरंग, जिसे हम लोग श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल कहते हैं और उसकी टोटल लंबाई है 9.20 किलोमीटर। एक प्रश्न और पूछा गया कि बैकाल झील कौन से देश में स्थित है? तो बैकाल झील के बारे में आपको ध्यान रखना है कि ये दुनिया की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है और दुनिया की सबसे गहरी झील है और ये झील आपको मिलेगी रूस नाम के देश में। अगला प्रश्न पूछा गया कि आवर्त सारणी में जो हमारी क्षैतिज पंक्तियां होती हैं इन पंक्तियों को हम लोग क्या कहते हैं? तो देखिए आवर्त सारणी कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगी। तो जब हम लोग इन क्षैतिज पंक्तियों की बात करते हैं तो इसे कहा जाता है समूह, यानी कि इन्हें हम लोग ग्रुप कहते हैं और आवर्त सारणी में आपको टोटल 18 ग्रुप देखने को मिलेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो हमारी यहां पर मैंने आपको उल्टा बता दिया। देखिए क्षैतिज पंक्तियों की अगर हम लोग बात करते हैं तो यानी कि हम इनकी बात कर रहे हैं, ये जो आपके इस टाइप के हैं और इन्हें हम लोग कहते हैं आवर्त। ठीक है, इन्हें हम लोग आवर्त कहते हैं। पीरियोडिक टेबल में आपको टोटल 7 आवर्त देखने को मिलेंगे। अगर आपसे ये पूछा जाए कि पीरियोडिक टेबल में ये जो हमारी वर्टिकल लाइन होती है इन्हें क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है समूह। अब क्या पूछा गया था उसके हिसाब से आप लोग उत्तर देंगे यहाँ पर, लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये वर्टिकल लाइन को हम लोग कहते हैं समूह और जो आपकी क्षैतिज लाइन होती है इन्हें हम लोग ग्रुप के नाम से, इन्हें हम लोग पीरियड के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया
कि समुद्री शैवाल में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो समुद्री शैवालों की बात करते हैं, इसमें आपको एल्जिनिक एसिड देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न एक और पूछा गया कि चोल वंश के किस शासक को गंगा का विजेता कहा जाता है, यानी कि विक्टर ऑफ गंगेज कहा जाता है, और इनका नाम है राजेंद्र चोल प्रथम। क्या नाम है? राजेंद्र चोल प्रथम इनका नाम है। गंगईकोंडा चोलम नाम का टाइटल भी इन्होंने लिया था, और ये हमारे चोल वंश के प्रमुख शासक थे। चोल वंश की अगर हम लोग बात करते हैं तो 8वीं 9वीं शताब्दी से लेकर के इन्होंने लगभग आपके 12वीं शताब्दी तक शासन किया था। विजयालय की बात करते हैं तो ये आपके इस चोल डायनेस्टी के पहले शासक थे, यानी कि इन्हीं के द्वारा आपके चोल वंश की स्थापना की गई थी। इनकी राजधानियों की बात करते हैं तो इनकी जो राजधानियां थीं वो आपके पूमपुहार में, उरायूर में और तिरुवरूर में देखने को मिलेंगी, यानी कि तमिलनाडु में इस राजवंश का शासन था। तो इस प्रकार से 26 मई के जो भी आपके प्रश्न थे उन सारे प्रश्नों को हमने डिस्कस कर लिया है। अगर आपने 26 मई का पेपर दिया हो और कुछ प्रश्नों के बारे में आपको और आइडिया हो तो नीचे कमेंट में आप उन प्रश्नों को लिख सकते हैं, जिससे इसकी पीडीएफ जब मैं आपको अवेलेबल कराऊं तो उस पीडीएफ में उनको इंक्लूड कर दिया जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।